झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक हादसा, बस में आग लगने से जिंदा जल गया ड्राइवर और हेल्पर। बिहार के समस्तीपुर में खौफ में बदली दिवाली की खुशी, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। अमेरिका से आई दिवाली की तस्वीर, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मनाई दिवाली और आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। और शुरुआत वडोदरा की खबर से, जहां बीती रात जमकर बवाल हुआ। यह बताया जा रहा है कि दो समुदायों में झड़प हुआ, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने पेट्रोल बम से दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला भी कर दिया। जमकर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि आधी रात को उपद्रवियों ने स्ट्रीट लाइट स्विच ऑफ कर दी और फिर जमकर बवाल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पेट्रोल बम फेंके गए, बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत रही कि पेट्रोल बम से हमले के चपेट किसी को चोट उससे नहीं आई, इसकी चपेट में कोई नहीं आया। इस मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो स्ट्रीट लाइट बंद करके साजिश के तहत ये बवाल हुआ है, पुलिस की तरफ से भी कहा गया। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में पुलिस अब जुटी हुई है। दिवाली की रात में दो गुटों में बताया जा रहा है ये झड़प हुई और झड़प के दौरान जमकर पथराव हुआ। पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। गोपी घांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, कौन ये लोग थे जिनके बीच में पथराव तक की नौबत आई? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? हाँ देखिए अर्पिता, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस जो है वो सीसीटीवी की मदद से अब आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इस तरीके से पथराव किया। यहाँ तक कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल बम से कल हमला किया गया, तो ये कौन उपद्रवी थे ये भी पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि पेट्रोल बम जब फेंके गए तो कुछ जो व्हीकल्स वहाँ पे थे, जो बाइक वगैरह थे, उसमें भी आग लगा दी गई। यहाँ तक कि पुलिस की जो वैन थी उस पर भी पेट्रोल बम के जरिए हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब ये पूरी एक साजिश के तहत लग रहा है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने इस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को अब खंगालना शुरू किया, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट वहाँ पे थी उन स्ट्रीट लाइट को पहले फोड़ दिया गया ताकि वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाए। कौन आ रहा है, किस तरीके से उपद्रव मचा रहा है, ये कहीं पे जांच में ना आए, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ना हो, इसलिए पहले स्ट्रीट लाइट को वहाँ पे बंद करवा दिया गया, तोड़ दिया गया और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो वाहन पार्क किए हुए थे, दिवाली की रात की पटाखे फूट रहे थे, वैसे में अचानक ही रात को करीब बताया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में दो गुट आमने सामने आ गए, जिसमें पेट्रोल बम से हमला किया गया, कुछ वाहनों में आग लगाई गई। फिलहाल जो पुलिस से हमारी बात हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस लगातार यहाँ पे वो कौन उपद्रवी थे उनको लेकर भी यहाँ पे जांच कर रही है। और ये वही इलाका है अर्पिता, जहाँ पे करीब 1 महीने पहले भी इसी तरीके की वारदात सामने आई थी, नवरात्रि से पहले। तो पुलिस अब उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है और बताया यही जा रहा है कि जल्द ही उन लोगों को पुलिस पहचान करके गिरफ्तार कर सकती है। अर्पिता, ठीक है गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम जब पहुंची वहां से लोग चले गए थे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रात की ये तस्वीरें हैं जहां वडोदरा में तनाव जैसी स्थिति थी। दो समुदायों के बीच में झड़प हुई। जो स्ट्रीट लाइट थी उनको तोड़ दिया गया ताकि वहां कोई कौन है वो पता ना चल पाए और उनकी गिरफ्तारी देर से मुमकिन हो, और यही कोशिश रही होगी। दो समुदायों में झड़प के बाद पथराव हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात की ही। दिवाली के बाद बताया जा रहा है दो गुटों के बीच ये झड़प पथराव तक पहुंची। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस देखिए जब पहुंची तब भी वहां पर किस तरीके की स्थिति है। पथराव के साथ साथ आगजनी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया, तो वो कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, अब सीसीटीवी के आधार पर खंगाला जा रहा है। पुलिस अब जांच में जुटी है। और अब बात दिल्ली की खराब हवा की।
दिल्ली का सालाना संकट शुरू हो चुका है। दिल्ली वालों की सांसों पर आफत का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में दिवाली की रात इस कदर पटाखे चले कि हवा का हाल खराब हो गया। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर स्वीकृत सीमा से 10 से 15 गुना ज्यादा हो गया। यानी कई साल से जो दिल्ली वाले पटाखों को लेकर परहेज बता रहे थे, कर रहे थे, अचानक बेकाबू हो गए और उसी हिसाब से हवा हो गई जहर। दिल्ली के हर कोने से पटाखों की आवाज देर रात तक गूंजती रही। ईस्ट दिल्ली के बाद अब साउथ दिल्ली का हाल देख लीजिए। लाख सख्ती के बावजूद यहां भी दिल्ली वालों ने जमकर जलाए पटाखे। दीपावली के मौके पर देर रात तक खूब आतिशबाजी हुई। तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके की है, जहां हर तरफ आतिशबाजी होती दिखी। ये ITO की तस्वीरें हैं। दिवाली की रात यहाँ का नजारा भी बदला हुआ था। पटाखों की वजह से यहाँ की फिजा बिगड़ चुकी थी और इसका असर साफ दिख रहा था। दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद में यूं तो पटाखे बैन हैं, लेकिन इस बैन की धज्जियां जमकर उड़ी। हर तरफ लोग पटाखे छोड़ते दिखे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। दिल्ली वालों ने पटाखे तो जमकर छुड़ा लिए, लेकिन अब जरा AQI के आंकड़ों पर नजर दौड़ा लीजिए, जो बता रहे हैं कि पटाखों के धुएं से कितना नुकसान हो गया है। PM 2.5 यानी महीन धूल कण का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, लेकिन PM 2.5 का स्तर कहाँ कितना था ये देख लीजिए। RK पुरम में PM 2.5 का स्तर शाम 5 बजे 75 था, जो रात 9 बजे 365 से 863 हो गया, यानी 15 गुना। रोहिणी में 5 बजे 55 था, जो 9 बजे तक 257 से 354 हो गया। अशोक विहार में PM 2.5 218 से 393 दर्ज किया गया, जो शाम 5 बजे सिर्फ 62 था। विवेक विहार में इसका स्तर 285 से 555 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 पर था। आनंद विहार में PM 2.5 रात 9 बजे 256 से 367 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 था। इसी तरह पंजाबी बाग में ये 218 हो गया, जो 5 बजे 86 का स्तर दिखा रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे 66 था, पर रात 9 बजे 299 से 465 हो गया, यानी 8 गुना ज्यादा। इसी तरह रात 10 बजे के आंकड़ों पर गौर कीजिए। PM 2.5 करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 714 रहा, नेहरू नगर में 642 और सोनिया विहार में 394। कुल मिलाकर पटाखों ने दिल्ली में हवा का हाल खराब कर दिया। कुमार कुणाल और अमरदीप कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कई दावे हर बार होते हैं और इस बार भी वही दावे थे, कुछ नया नहीं था, लेकिन AQI भी वही पुराना, कुछ भी बदला नहीं। तमाम पैसे खर्च करने के बाद, जागरूक करने के बाद, एहतियात बरतने के बाद AQI लेवल आज भी वही जहां पिछली बार हमने देखा।
बिल्कुल, और AQI लेवल एक वक्त पे तो 600 के पार पहुंच गया था, लेकिन इसे हम किस्मत कहें कि रात के 1 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे से 1 बजे तक लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा था। PM10 और PM2.5 दोनों खतरनाक स्तर में पहुंच गए थे। लेकिन इस वक्त की हम बात करें, क्योंकि 1 बजे के बाद अचानक से मौसम बदलना शुरू हुआ अर्पिता, हवा भी चली, और सुबह 9 बजे अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए PM10 जो है वो 285 के आसपास, जबकि PM2.5 जो है वो 305, यानी कि काफी सुधार हुआ। और वो सुधार की जो वजह थी वो ये वजह है कि किस्मत अच्छी थी, हवा चलने लगी और मौसम में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे दिल्ली NCR में तमाम रोक के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद पटाखे फूटे थे, उसकी वजह से रात 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक अचानक से पूरी जो दिल्ली है वहां की हवा लगातार खराब होती चली गई और कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई। कई जगहों पर पुलिस ने एक्शन भी लिया, लेकिन उसका कुछ खास असर जमीन पर होता हुआ नजर नहीं आया। और इस दौरान एक और 201 फायर की भी कॉल सिर्फ दिल्ली में रिकॉर्ड की गई थी, जहां से लोगों ने फायर की कॉल की शिकायत की थी, आग की घटनाओं की। तो ये दिवाली की रात लगातार इस तरीके की कॉल्स भी आती रहीं और 1 बजे के बाद जब हवा चलनी शुरू हुई तो उसका असर देखने को मिला। आप देखिए इस वक्त हम लोधी रोड पे मौजूद हैं और आमतौर पे जिस तरीके से मौसम होता है, स्मॉग है यहाँ पर, लेकिन काफी हद तक वो कम हो गया और उसकी वजह थी हवा। और जो मौसम विभाग उसका कहना है कि इस तरीके का मौसम बना रहेगा और उम्मीद ये है कि जो हवा का स्तर है वो अभी आने वाले वक्त में और सुधरे। ठीक है, कर्तव्य पथ पर पंकज जैन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, वहां जहां आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? लेकिन सरकार जो करोड़ों रुपए पोल्यूशन से बचने के लिए खर्च कर रही है, उसका नतीजा क्या? AQI तो उसी लेवल पर ही है। देखिए, प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अपने कदम उठाने के लिए आज भी एक नई मुहिम की शुरुआत करेगी। पानी का छिड़काव भी किया जाएगा अलग अलग इलाकों में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों का जो हमने अनुभव देखा है, दिवाली की अगली सुबह बहुत ही खराब होती थी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन सुबह सुबह जब हम घर से बाहर निकले तो हमें ठंड का एहसास हुआ और इस ठंड के एहसास की वजह थी तेज चलती हुई हवाएं। इन तेज चलती हुई हवाओं ने प्रदूषण को दिल्ली से धीरे धीरे दूर करने का काम किया है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। पिछले साल तक दिवाली की अगली सुबह कर्तव्य पथ से इंडिया गेट नजर नहीं आता था, अभी इंडिया गेट नजर आ रहा है और धीरे धीरे जैसे धूप तेज हो रही है ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ होगा। अगली सुबह दिवाली की जब आप घर से बाहर निकलते थे, पिछले साल तक की मैं बात करूं तो गले में आपको खराश होती थी, सांसों में भारीपन महसूस होता था, आंखों में जलन होती थी। आज उससे थोड़ी राहत है। हवा जो चल रही है प्राकृतिक तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए वरदान साबित हुई है। थोड़ी राहत दिल्ली वालों को जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें हैं। मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो कई गुना ज्यादा सामान्य स्थिति से बना हुआ है। तो इससे जरूर दिल्ली वालों को लड़ना होगा और देखना होगा कि सरकार और एजेंसियां जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो दिवाली देखिए खुशी लेकर आती है, लेकिन लापरवाही की वजह से देश के कई शहरों में खौफ और मातम का मंजर भी सामने आया है। कई शहरों में आग लगने की भी घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में ही 100 जगहों से ज्यादा पर आग लग गई। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर से भी आई। यहां एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकान में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा, औरैया, बस्ती, बरेली से भी आग की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। शाम को ये आंशिक सूर्य ग्रहण 4:27 से देखा जा सकेगा। उससे पहले मंदिरों को बंद कर दिया गया है। अब ग्रहण खत्म होने के बाद दोबारा मंदिरों के गेट खुलेंगे। बंद हो जाएगा बाबा विश्वनाथ का दरबार। बंद हो जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। देश के तमाम मंदिर, मठों के बंद होंगे कपाट। आज सूरज को लगने वाला है ग्रहण। कई दशक बाद ये दुर्लभ संयोग आया है जब दिवाली के ठीक बाद सूरज को आंशिक ग्रहण लगने वाला है।
इस ग्रहण को देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:29 पर आइसलैंड से होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा रूप रूस में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे देखा जा सकेगा। शाम 6:32 पर खत्म होगा। खगोलविदों के मुताबिक आंशिक सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा देर तक और बेहतर देखा जा सकेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में बहुत छोटे अंतराल में नजर आएगा। 25 तारीख को 25 अक्टूबर एक आपने जैसा बताया एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, खंडग्रास ग्रहण जिसको बोलते हैं। लेकिन भारतवर्ष से हमारा भारत से उतना ज्यादा उसका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रहण जब शुरू होगा वो सूर्यास्त के एकदम लगभग आसपास है। तो इसीलिए ज्यादा से आदमी जो इंडिया से जिसका इंटरेस्ट है ये देख नहीं पाएंगे। दिल्ली में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखेगा और सूर्यास्त के साथ शाम 6:09 पर खत्म होगा। इसका चरम शाम 4:42 पर होगा। आज के ग्रहण के बाद भारत को बड़े सूर्य ग्रहण के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 21 मई 2031 को बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। श्रीनगर में ये शुरू होगा 4:15 बजे के लगभग, लेकिन उधर 50% सूर्य का जो डिस्क है वो कवर होगा। दिल्ली में भी ये थोड़ा 4:30 के आसपास ये शुरू होगा। उधर में उतना नहीं लेकिन कम दिखाई देगा। जैसलमेर में भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। मुंबई में थोड़ा कलकत्ता से अच्छा, लेकिन अब जब साउथ जाएंगे बेंगलोर चेन्नई में थोड़ा ज्यादा नहीं दिखेगा। और इधर में जो उत्तर पूर्व जो भारत है नॉर्थ ईस्ट, उधर से ये पूरा दिखाई ही नहीं दे। सूर्य ग्रहण नितांत खगोलीय परिघटना है, लेकिन इसके साथ ही कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। ग्रहण काल को सूता काल कहा जाता है, लिहाजा ग्रहण के दौरान देश भर के मंदिर और मठों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार समेत कई जगहों पर ग्रहण के 12 घंटे पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा भी होगा और विशेष रूप से मेघ राशि के लिए, तुला राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, मीन और कुंभ राशि के लिए ये बहुत ज्यादा खराब होगा। इनके अतिरिक्त जो राशियां हैं उन राशियों को किसी न किसी प्रकार से ये लाभ ही पहुंचाएगा। और हरिद्वार में ये सूर्य ग्रहण कल ये 25 तारीख को 4:27 से शाम को और 6:28 तक रहेगा। मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए ऐसे मौकों का खास इंतजार होता है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए कई शहरों में खास इंतजाम भी किए गए हैं, इसलिए ग्रहण से डरिए मत, ग्रहण को समझिए। आज तक ब्यूरो। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है और हरिद्वार से मल्लिका हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी है। सबसे पहले जरा मल्लिका का रुख करते हुए, मल्लिका, क्योंकि देखिए साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और पिछले 1300 सालों में ऐसा योग कभी नहीं बना। बिल्कुल अर्पिता, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है और इसको लेकर के कई तरह की मान्यताएं होती है। खासकर हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो ग्रहण को बहुत शुभ घटना नहीं माना जाता है। कई तरह की सावधानियां बरतने की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा पाठ वर्जित होती है, किसी तरह के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इस वक्त मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ, हर की पैड़ी पर, जिसकी अपने आप में बहुत महत्ता है। यहाँ पर सुबह से ही अर्पिता श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि गंगा स्नान का विशेष महत्व सूर्य ग्रहण के मौके पर माना जाता है। वैसे ही माँ गंगा पूजनीय है, कई कह सकते हैं गुणों से युक्त है माँ गंगा, पापों की यहाँ पे नष्ट होते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। और सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रही थी कि इस बार संयोग अद्भुत बना है, कई वर्षों के बाद ऐसा बना है कि दिवाली के मौके पर ही। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि जो दीपावली पर विशेष पूजा अर्चना की गई, कहीं उस पूजा का फल पर असर तो नहीं पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और किस तरह से सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, उसके लिए भी लोग विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। और
ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में से गिना जाता है और इस वजह से ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने से मना किया जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि इस दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और उनकी शुभता कम हो जाती है। और आप जैसे कि यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगी, जो तमाम मंदिर है यहाँ पर कपाट बंद किए गए हैं। गंगा स्नान यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बीतेगा, क्योंकि वक्त 2:29 का दिया गया था और यहाँ पर शाम 6:32 तक माना जा रहा है कि ग्रहण की समाप्ति होगी। लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक इसकी अवधि रहने वाली है और इस बार सूर्यास्त के बाद भी ग्रहण का असर रहेगा। और अद्भुत ये संयोग है। जबकि बात अगर विज्ञान के लिहाज से की जाए, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं। जरा आप साथ देखिए, अभिषेक भी हमारे साथ हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। अभिषेक, जैसी तस्वीरें हम हरिद्वार से देख रहे हैं, क्या वैसी तस्वीरें प्रयागराज से भी हैं? क्योंकि गंगा स्नान का जो कार्यक्रम है, ये क्या लोग वहां पहुंच रहे हैं करने के लिए और किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि संगम नगरी है। यहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती खुद विराजमान है और यही कारण है कि आज चूंकि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है और सूर्य ग्रहण से पहले जो स्नान की प्रासंगिकता और उसको मान्यता दी गई है, उसी का असर यहाँ घाट पर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। संगम के घाट पर हम मौजूद है और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो स्नान का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो गया था। अमावस है, कार्तिक की अमावस्या है, तो उस पर तो वैसे भी स्नान का एक अलग महत्व होता है, लेकिन चूंकि इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उसके कारण भी इसको विशेष तौर पर बताया गया है। ज्योतिष भी यही कहता है और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो संगम में तो हमेशा से ही स्नान की एक परंपरा रही है। चाहे माघ मास का स्नान हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, मकर संक्रांति का स्नान हो, और ऐसे में कार्तिक अमावस्या के पड़ने वाले सूर्य ग्रहण पर भी कहीं ना कहीं इस स्नान की महत्वता को देखा और समझा जा सकता है। अब अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो खगोल शास्त्रियों का मानना है कि अगर प्रयागराज में जो सूर्य ग्रहण पड़ना है वो 4:40 से शाम, देखिए मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं और लोग जो है गंगा स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई। दोनों सहयोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए अब यूके के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला है। वो भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. दिवाली में जिस धमाके का इंतजार हो रहा था, आखिरकार कल शाम हो ही गया। जिस ब्रिटेन ने भारत पर कभी राज किया, अब उसी ब्रिटेन में एक भारतवंशी का राज होगा। जी हां, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कल शाम इसका ऐलान ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की चुनाव कमेटी के अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडी ने कुछ इस तरह किया। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. You may wish to know the new leader of the party will address us in this room at 12:30. पीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद सुनक जब लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो बड़े ही जोश के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने छोटे से संबोधन में सुनक ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. भारतवंशी सुनक के लिए ये जश्न की घड़ी है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्हें ये कांटों भरा ताज मिला है, इसका एहसास उन्हें काफी पहले से है। इसलिए अपने पहले ही संबोधन में खुशी के अतिरेक में बहने की जगह अगली चुनौतियों का जिक्र करने के साथ ब्रिटेन के बेहतर भविष्य का संकल्प दोहराया। The United Kingdom is a great country
but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. प्रधानमंत्री चुने जाने के साथ ऋषि सुनक ने ईसाई बहुल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले हिंदू होंगे। ब्रिटेन का पीएम बनने वाले वो पहले भारतवंशी हैं। साथ ही वो ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटिश पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले एशियाई मूल के वो पहले व्यक्ति होंगे। 42 साल के सुनक इंग्लैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड कैमरन के नाम था, जिन्हें 43 साल की उम्र में ब्रिटेन की कमान मिली थी। पहले हिंदू या पहले भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले सिर्फ एक ऐसे शख्स है जो क्रिश्चियन भी नहीं था, जिनको यहूदी ओरिजिन का कहा जाता है, बेंजामिन डिज़राइली। तो वो बने थे, हालांकि वो भी आधे कैथोलिक थे और आधे एंग्लिकन भी हो गए थे। लेकिन बहरहाल तो मतलब ये कि ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के मूल के लोग हैं, उनके लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली के दिन हो रहा है। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही लिज ट्रस की जगह लेंगे। इंग्लैंड के किंग महाराजा चार्ल्स III की मंजूरी मिलते ही सुनक औपचारिक रूप से अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऋषि सुनक तभी ऑफिशियली प्रधानमंत्री घोषित किए जाएंगे जब उनकी मुलाकात किंग चार्ल्स III से होगी। इस वक्त किंग चार्ल्स III साडिगम में है और मंगलवार की सुबह अपेक्षा की जाती है कि बकिंगम पैलेस में जो कस्टमरी मीटिंग होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स III के बीच में होगी। सुनक की ताजपोशी की खास बात यह है कि वो निर्विरोध प्रधानमंत्री बने हैं। 5 सितंबर को वो लिज ट्रस से पीएम की रेस हार गए थे, लेकिन कल जब नामांकन का वक्त खत्म हुआ तो सुनक के मुकाबले कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं था। 102 सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पहले ही खुद को रेस से हटा लिया था, जबकि पेनी मॉर्डेंट 100 सांसदों का जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसद हैं। पार्टी ने इस बार नियम बनाया था कि पीएम पद के नामांकन के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बताया जाता है कि सुनक को 185 सांसदों का समर्थन हासिल था, जबकि पेनी मॉर्डेंट के मुताबिक उनके साथ 90 सांसद थे। अब 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। हम आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। लंदन से लवीना टंडन, आज तक। दिवाली खुशी लेकर आती है, लेकिन लापरवाही की वजह से देश के कई शहरों में खौफ और मातम का मंजर भी सामने आया है। कई शहरों में आग लगने की कई घटनाएं आई हैं। दिल्ली में ही 100 जगहों से ज्यादा जगहों पर आग लगी है। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर में भी हुई। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकान में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा, औरैया, बस्ती, बरेली, यहाँ से भी कुछ ऐसी ही आग की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो दिवाली पर किस तरीके का आग का तांडव मचा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चले और इस दौरान आग लगने की भी कई घटनाएं हुई। ये आग की सबसे भयावह घटना है जो दिल्ली में दिवाली की रात हुई। पीतमपुरा के दर्पण रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद 7 दमकल की गाड़ियां भेजी गई। कई घंटे बाद आग को बुझाया जा सका। आग के बाद की तस्वीरें देखी, सब कुछ खाक हो चुका है। आग की दूसरी बड़ी घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी में हुई। यहां वेदांतम सोसाइटी के
1704 नंबर के फ्लैट में आग की भयंकर लपटें उठने लगी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। ऊपर फ्लैट से लपटें उठ रही थी और नीचे लोग जमा थे। दमकल को पहुंचने में भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। करीब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से ऊपर हो गया है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई है? अभी 1 घंटे बाद आई है। निवासियों का कहना है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग पौन घंटा के बाद आई है, 1 घंटे के बाद। दिल्ली में 4 से 6 बजे के बीच फायर डिपार्टमेंट को 42 फायर कॉल मिली। 7 बजे से 8 बजे के बीच आग लगने की 13 कॉल मिली। 8 से 9 बजे के बीच 30 कॉल्स मिली। 9 बजे से 10 बजे के बीच 22 कॉल्स मिली। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर में हुई, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकानों में आग लग गई। दुकानों में रखे पटाखे जबरदस्त तरीके से फूटने लगे। लोग समझ पाते तब तक आग लगने से आतिशबाजी शुरू हो गई और खतरनाक अंदाज में पटाखे चलने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने से भगदड़ का माहौल बन गया। लोगों ने खुद आग काबू करने की कोशिश की। एक साथ कई लोग आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर कोशिश करने लगे। इस बीच पटाखों की चिंगारियां छूटकर दूसरी दुकानों पर गिरने लगी। काफी देर तक जबरदस्त तरीके से पटाखे फूटते रहे। बरेली के बाहरी पुलिस स्टेशन इलाके में एक शोरूम और बैंकेट हॉल में भी भयंकर आग लग गई। इसी तरह दिवाली की रात पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में भी आग लग गई। पटाखों की चिंगारी बस्ती में भी कबाड़ की इस दुकान को भारी पड़ गई। इस दुकान में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने पहुंची दमकल का पानी तक खत्म हो गया। कई घंटे तक इलाके में अफरा तफरी रही। शहर की घनी आबादी में स्थित दुकान में आग काफी मुश्किल से काबू में आई। आग लगने की इन घटनाओं में भारी नुकसान हुआ। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी पिछले 8 साल से जवानों के बीच ही दिवाली मनाते रहे हैं। वो अलग अलग सरहदों पर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जब पीएम करगिल पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे मेजर मिले जिनसे मोदी का नाता 21 साल पुराना रहा। मेजर ने पीएम को पुरानी तस्वीर दिखाई और भावुक हो गए। ये वो शानदार और गर्वीला सफर है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2014 में शुरू कर दिया था। हर साल जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा होता है, तब देश के प्रधानमंत्री रोशनी के इस पर्व की खुशी को सीमा के प्रहरियों के साथ साझा कर रहे होते हैं। साल दर साल सैनिक छावनी बदलती रही, सरहदी पोस्ट बदलती रही, लेकिन नहीं बदला तो यह सिलसिला पीएम मोदी की दिवाली सैनिकों के साथ मनाने का सिलसिला। 8 साल से ये सफर जारी है। पीएम की ये प्रतिज्ञा अटल है कि दिवाली पर वो सीमा प्रहरियों के बीच होंगे। सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरे सरहदी इलाकों में पीएम जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इस बार पीएम जब करगिल पहुंचे तो एक अद्भुत क्षण आया। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये मेजर अमित हैं जो पीएम को एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ 2 बच्चे दिख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेजर अमित हैं। ये तस्वीर 2001 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मेजर अमित बालाचड़ी के एक सैनिक स्कूल में तब पढ़ाई कर रहे थे। उसी स्कूल में पीएम मोदी पहुंचे थे और उन्होंने मेजर अमित को सम्मानित किया था। अब जब पीएम मोदी से मेजर अमित दोबारा मिले तो भावुक हो उठे। पीएम ने भी मेजर से कहा कि उनकी सारी ताकत यही जवान ही तो है जो सरहद पर हिंदुस्तान का जय घोष करते हैं। आज तक ब्यूरो।